दोस्तों, भारतवासी कोरोना वायरस से जंग जारी रखे हुए हैं। बहुत इंथ्यूज़ियाज़्म और एनर्जी से लड़ रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सरकार भी सहायता कर रही है, बट बीते कुछ दिनों में ये देखने में आ रहा है कि हर एक सरकार अपनी तरह से पब्लिक को मदद करना चाहती है, दिखाना चाहती है, वाहवाही लूटना चाहती है, शाबाशी लूटना चाहती है। बट दोस्तों, इलेक्शन तो अभी आए नहीं है, तो ये हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा। पॉलिटिशियंस को अपनी वोट बैंक की कुछ ज़्यादा ही चिंता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सब लोग पब्लिक को इतना बेवकूफ़ क्यों समझ रहे रखे हैं। पब्लिक केवल मीडिया के आधारित खबरों पर रिलाई नहीं करती। अब हम सब जानते हैं, बेखूबी जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, आजमा चुके हैं कि कुछ टीवी चैनल्स पॉलिटिकल रंग ले चुके हैं, जैसे कि रिपब्लिक भारत बीजेपी का है, एनडीटीवी एंटी बीजेपी है, एनडीटीवी कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की गुणगान गाता है, और बाकी छोटे छोटे चैनल्स तो माशाल्लाह। तो सवाल ये है, हमें वो सब करना चाहिए जिससे 130 करोड़ जनता को फ़ायदा हो, ना कि ये देखें कि अगर हम मज़दूरों को रेलवे ट्रेन मुहैया करा देंगे उससे उनके वोट मिल जाएंगे। अगर कांग्रेस सोचती है कि हम उनकी बसेस अरेंज करा देंगे, 1000 बसेस बोलेंगे बट कुछ बसेस ही मुहैया कराएंगे, ट्विटर पे वार लड़ेंगे घर बैठे बैठे, प्रियंका गांधी यूपी चीफ मिनिस्टर को डाउन करेगी, वो उसको डाउन करेगा। ये हो क्या रहा है, बड़े असमंजस्य में लोगों को डाल दिया। शर्म आती है कुल मिला के। सच्चाई क्या है वो तो दिन ब दिन खुल ही जाएगा, बट शर्म आ रही है फ़िलहाल। तो शर्म इसलिए आ रही है क्योंकि ये समय कोरोना से लड़ने का है, ना कि आपस में लड़ने का है। अब ये बात मैंने उठाई क्यों, ये सोच क्यों रहा हूँ मैं, कुछ चीज़ों को जान के दुख होता है, तो मैंने सोचा आपको भी इसमें सम्मिलित करूँ। अब जैसे कि मैं हमेशा किसी अखबार की कटिंग को लेकर ही बात करता हूँ, ताकि एक तो ऑथेंटिक रहे, कुछ आप भी उसको देख पाएँ कि अखबार में लिखा क्या है, और उसमें कुछ मैं भी अपनी टिप्पणी करता हूँ उसी मद्देनज़र रखते हुए। तो ये अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया 25 मई का है, और उसमें लिखा है कि 500 नए केस और सम्मिलित हुए बीते इतवार को था 24 मई, और 500 नए केस आए हैं, और ये अभी तक दिल्ली का सबसे हाईएस्ट एडिशन है। 500 काफ़ी केसेस होते हैं। अब इसमें लिखा है कि सिंगल डे डेथ टोल 30 का, एक ही दिन में 30 डेथ। अब मैं आके पढ़ के बताऊँगा, एक ही दिन में 30 डेथ नहीं है। बेसिकली एक कमेटी बैठी थी जिसने पिछले बीते कुछ दिनों में जो डेथ हुई हैं उनकी फाइलें पढ़ी हैं, और ये निष्कर्ष निकाला है कि ये कुछ उनमें से जो 30 डेथ हैं उसको कोविड डेथ करना चाहिए। अब मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में ख़ास तौर से ये मानने को आया है, दिल्ली बंगाल में जितनी भी मृत्यु होती हैं कोरोना वायरस से, सारी कोरोना वायरस मृत्यु नहीं कहलाती हैं, एज़ पर दिल्ली एंड बंगाल गवर्नमेंट एज आई नो। दिल्ली और बंगाल गवर्नमेंट कहती है कि एक डेथ कमेटी बनी हुई है, जो भी कोरोना वायरस पॉजिटिव होगा उसकी डेथ होगी, उस फाइल का मूल्यांकन किया जाएगा, और ये मूल्यांकन किया जाएगा कि वो डेथ वाकई में कोरोना वायरस से थी। अब मान लीजिए 100 डेथ हुई, उसमें कुछ ऐसे लोग थे जिनको डायबिटीज़ थी, ब्लड प्रेशर थी, 80-90 साल के थे, अब उनकी डेथ वैसे भी होनी थी। अब क्योंकि कोरोना वायरस हो गया तो वो थोड़ा एग्रीवेट हो गया और वो डेथ होगी। तो कुछ ऐसी डेथ जो
बहुत सारी कोर मॉर्बिडिटीज़ की वजह से शामिल थी, बट इत्तेफाक से कोरोना वायरस पॉजिटिव भी था, तो उसको वो डेथ नहीं गिन रही। वो डेथ उसको गिन रहे हैं जो बंदा ठीक ठाक था, बट कोरोना वायरस ने हमला किया और वो मृत्यु हो गई। अदरवाइज़ वो बंदा ठीक ठाक रहता अगर वो दुनिया में होता और उसकी मृत्यु नहीं होती, बट क्योंकि कोरोना वायरस हो गया उस बंदे की मृत्यु होगी, तो वो डेथ कोरोना वायरस कहलाती है। अब डेथ कमेटी ने फाइलों का मूल्यांकन किया और जितनी भी फाइलें थी, ये लिखा नहीं डिनोमिनेटर कितना था, बट उन फाइलों में से 30 डेथ ऐसी थी जो कोरोना वायरस से की वजह से हुई, जो मैंने बताया, और उनको शामिल किया गया। तो इसलिए इतवार का जो डाटा है उसमें 30 डेथ जो इंक्लूड की वो अचानक एकदम ज़्यादा लग रही है। अब देखिए एक और नीचे जो लिखी है, 48 साल की एक नर्स जो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती थी, उसकी मृत्यु हो गई। अब दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत गिनती चुनती के प्राइवेट हॉस्पिटल थे। प्राइवेट हॉस्पिटल धीरे धीरे बढ़ना लगे, बट क्योंकि हमारे देश में प्राइवेट हॉस्पिटल को अच्छी नज़र से देखा नहीं जाता। अगर कोई डॉक्टर या अस्पताल मुनाफा कमाता है तो पब्लिक को कतई अच्छा नहीं लगता। इसीलिए हमारे देश में काफ़ी दशकों तक एजुकेशन, ख़ास तौर पे स्कूल में, कॉलेजेस में भी, और अस्पताल ज़्यादातर सरकारी रहे, क्योंकि हमारा जो आज़ादी के बाद का जो सफ़र रहा 1947 के बाद, काफ़ी दशकों तक सोशलिस्टिक पैटर्न पे रहा, जो कि रशिया और सोशलिस्टिक पैटर्न से ज़्यादा प्रभावित था। तो प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा नहीं हुआ। धीरे धीरे 70, 80, 90 में धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ। और वो क्यों शुरू हुआ? क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी और सरकार उसको पूरी तरह दे नहीं पा रही थी, सप्लाई नहीं कर पा रही थी। तो जैसा कि हम जानते हैं, मनमोहन सिंह जी जब आए यूपीए पार्ट 1 में, लिबरलाइजेशन शुरू हुआ 1991 में। उसके बाद बहुत तेज़ी से प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भारत ने पार्टिसिपेट किया। भारत में प्राइवेटाइजेशन बहुत दबकर हुआ, भयंकर रूप से हुआ। तो क्योंकि देश इसका आदी नहीं था, तो शुरू में स्कैमबाजी भी काफ़ी हुई, घोटाले भी काफ़ी हुए। कोल स्कैम बहुत मशहूर है, बोफोर्स बहुत मशहूर है। हालांकि बोफोर्स का प्राइवेटाइजेशन कुछ लेना देना नहीं है, बट कोल स्कैम का काफ़ी लेना देना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ शामिल थी और भी कई प्राइवेट घोटाले टाइप, जैसे कि टेलीकॉम में 2G स्कैम, कानी मोजी और वगैरह वगैरह। अब उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे, नहीं तो डिस्कशन लंबा हो जाएगा। तो कहने का मतलब, धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन आया, और ख़ास तौर से 1991 के बाद जब मनमोहन सिंह आए तो प्राइवेटाइजेशन और भी आया। और प्राइवेटाइजेशन स्वास्थ्य विभागों में भी आया, स्कूलों में भी आया। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल खुले, पब्लिक स्कूल खुले जो प्राइवेट थे। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आई, जैसे कि MIT यूनिवर्सिटी, कितनी नाम ही नहीं है, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आई। तो बात मैं अब यूनिवर्सिटीज़ की कर रहा, क्योंकि बात सिर्फ स्वास्थ्य की हो रही है, तो मैं स्वास्थ्य पर ही डिस्कशन करूँगा। तो कहने का मतलब काफ़ी प्राइवेट हॉस्पिटल्स आए, बट बीते कुछ 10-15 सालों में, जैसे कि मैंने बताया कि हमारी जो मानसिकता है वो ऐसी है कि कोई डॉक्टर या प्राइवेट हॉस्पिटल मुनाफा कमा रहा हो तो पब्लिक को नहीं अच्छा लगता, और जब पब्लिक को नहीं अच्छा लगता तो नेचुरली गवर्नमेंट को भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि गवर्नमेंट नेता लोगों से बनती है और नेता लोगों को पब्लिक से वोट लेने होते हैं। तो कुल मिला के घूम फिर के बात पब्लिक पर ही आती है। अब मैं बात वीडियो के थ्रू कर रहा हूँ, तो इसलिए पब्लिक, मैं भी एक पब्लिक का ही इंसान हूँ। डॉक्टर हूँ तो क्या हुआ है, तो मैं भी एक पब्लिक का ही, भले मैं एक हॉस्पिटल में काम करता हूँ, बट एक मैं नागरिक भी हूँ। मुझे भी प्राइवेट स्कूल, यूनिवर्सिटी से पाला पड़ता है, बच्चों ने जाना होता है स्कूल कॉलेजेस में, हमें कितनी सारी जो सर्विसेज लेनी होती हैं, प्राइवेट लेनी होती है। अब जैसे कि हम रेलवेज़ में प्राइवेटाइजेशन आया, IRCTC प्राइवेट ट्रेन चला रही है, तो काफ़ी लोग खुश हैं, प्राइवेट बसेस चल रही हैं। आप हिमाचल जाइए, आप फर्स्ट क्लास वॉल्वो बस में बैठ के जाते हैं,
टिकट भी मिल जाती है, स्लीपर भी मिल जाता है प्राइवेट बस में। और यही अगर सरकारी बसें होती तो जाते, पहली बात तो टिकट नहीं मिलती, घटिया सी बस होती, झंझनाते हुई, शीशे खड़काती हुई डब्बा टाइप बस होती। तो प्राइवेटाइजेशन से बहुत फ़ायदा है, कहने का मतलब कुल मिला के। तो हमें अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स प्रॉफिट कमाते हैं तो उसको कुल मिला के गलत नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। अब हर जगह थोड़े बहुत 19-20 लोग होते हैं जो थोड़ा बहुत कभी कभी हेरा फेरी करते हैं, वो हर समाज में होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं, यूरोप में भी होते हैं। तो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जैसे कि हमने देखा टेलीकॉम में वोडाफोन, एयरटेल, एयरसेल कितने सारे थे, कंपटीशन हुआ, तो कंपटीशन आएगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, तो दाम गिरेंगे और लोगों को भी फ़ायदा होगा, उनको अच्छी बेहतरीन सेवा कम दामों पे मिलेगी। तो इसका नतीजा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बुलाया जाए, उनको बोला जाए कि आप हॉस्पिटल्स खोलिए, ताकि कंपटीशन हो आपस में और उससे पब्लिक का फ़ायदा हो। अब बात हो रही थी एक 48 साल नर्स की, जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती थी, दुनिया से चल बसी, कोरोना वायरस हो गया। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस समय जब देश में स्वास्थ्य सेवाएं, हॉस्पिटल्स हमारे पास कम हैं, सरकार ने तो हॉस्पिटल्स पे खर्चा किया ही नहीं, सरकारी अस्पताल तो नए बने ही नहीं। उन्होंने सोचा कि चलो अच्छी अच्छी कंपनीज, बड़े बड़े ट्रस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल खोलेंगी, लोगों की सेवा हो जाएगी। बट दोस्तों, जब तक कोई मुनाफा नहीं होगा तो कोई पैसे क्यों लगाएगा? सोचने वाली बात है। अब कुछ ट्रस्ट हैं, कुछ रिलीजियस ट्रस्ट हैं, कुछ समाज सेवी ट्रस्ट हैं, मिलजुल के खोल लिया हॉस्पिटल, समाज सेवा कर रहे हैं। बट दोस्तों, हम ये भी जानते हैं, जो लोग अच्छी तरह समझते हो इस बात को, कि सारे ट्रस्ट हॉस्पिटल्स भी कुछ सेवा कर रहे हैं ऐसा कहना मुमकिन या अच्छी बात ना होगा। हमें थोड़ा ऑनेस्ट भी होना चाहिए, थोड़ा क्या ज़्यादा ही होना चाहिए ऑनेस्ट। दाल में नमक जितना चल जाता है, नमक में दाल नहीं चलती। तो जो ट्रस्ट हॉस्पिटल्स भी हैं, उनका मुनाफा तो नहीं कहते, उनको बोलते हैं सरप्लस। तो आपको क्या लगता है कि कुछ लोग मिलकर ग्रुप बनाकर ट्रस्ट हॉस्पिटल चलाते हैं, तो लोग क्या उसमें फ़ायदा नहीं उठा रहे? क्या वो सिर्फ समाज सेवा कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट किसी भी अस्पताल में पंखे, प्लास्टिक की बाल्टी, बिजली, ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, ना जाने कितनी चीज़ें चाहिए होती हैं। लगभग जो घर में चीज़ें चाहिए होती हैं, अस्पताल में तो चाहिए होती हैं। और बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं। किताबों में परचेज़ हो रही है, 100 रुपये की चीज़ होती है, वो सिर्फ 70 रुपये की है। 30 रुपये उसमें से मैनेजमेंट में जो ट्रस्ट में उन्होंने खा लिए। किताबों में सही चल रहा है, बट तो कहने का मतलब ट्रस्ट हॉस्पिटल भी फ़ायदे में ही चलते हैं और लोग उधर से भी फ़ायदा ही उठाते हैं, किताबों में दिखा के उल्टा सीधा। अब कॉर्पोरेट ले लो भाई, वो तो मुनाफे के लिए है। आपने मार्केट में किसी कंपनी का शेयर खरीदा, अगर आपको 20% उसमें फ़ायदा नहीं हो रहा, तो भैया आप उसका शेयर क्यों लोगे? आप मार्केट में शेयर क्यों लोगे? या कोई म्यूचुअल फंड उस कंपनी का या उस हॉस्पिटल का शेयर क्यों लेगा अगर उसमें मुनाफा नहीं होगा? तो क्योंकि अब अस्पतालों में मुनाफा नहीं रहा, तो लोग ग्रुप बना के ट्रस्ट हॉस्पिटल भी नहीं बन रहे हैं। इस तरह कॉर्पोरेट भी ज़्यादा हॉस्पिटल नहीं बना रहा है। तो कुल मिला के ना सरकार अस्पताल में इन्वेस्ट कर रही है, इसलिए सरकारी नए अस्पताल नहीं बन रहे हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी नहीं बन रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट भी इंटरेस्टेड नहीं है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर अब सरकार बहुत पाबंदियाँ लगा रही है, किताबों में झांक रही है। कॉर्पोरेट को फ़ायदा नहीं है, इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं बन रहे। तो कुल मिला के हॉस्पिटल्स की तादाद इतनी नहीं बढ़ रही जितनी थोड़ी सी बीच में बढ़ना शुरू हुई थी 1990-2000 के बीच में और 2000-2010 के बीच में। बस 2010 के बाद इन्वेस्टमेंट हॉस्पिटल्स में कम हो गई है, नए हॉस्पिटल नहीं खुल रहे हैं। तो एक तो हमारे देश में वैसे ही हॉस्पिटल कम हो रहे हैं डे बाय डे, जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है। सिर्फ बिल्डिंग बनाने से अस्पताल बन जाता है ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। एक बिल्डिंग जिसको हॉस्पिटल बोलते हैं, उसको चलाने के लिए आपको डॉक्टर चाहिए, नर्सेज चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए, रिसेप्शनिस्ट चाहिए, कुछ मुनीमगिरी अकाउंट्स के लोग चाहिए जो आपका बिल तैयार करेंगे।
कुछ मैनेजमेंट के लोग चाहिए। आजकल तो डॉक्टर्स भी मैनेजमेंट पढ़ते हैं, तो ऐसे डॉक्टर्स जो मैनेजमेंट पढ़ते हैं वो हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट बन जाते हैं या हॉस्पिटल के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। अब हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हालांकि यहाँ भी डॉक्टर्स अपना दिमाग लगाते हैं, कभी कभी स्ट्रेटजी थिंकिंग करते हैं, बट यहाँ पर वो मैनेजमेंट के लोग चाहिए होते हैं जो ज़रूरी नहीं है डॉक्टर हों। छोटे मैनेजमेंट के लोग जिन्होंने छोटा मोटा कोर्स किया होता है मैनेजमेंट का, यहाँ चल जाते हैं। तो मैं जो कहना चाह रहा था वो ये है कि बिल्डिंग के अलावा डॉक्टर, नर्सेज, टेक्नीशियन और बहुत सारे नॉन मेडिकल भी चाहिए होते हैं। तो हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल बहुत से लोगों को रोज़गार देता है। ख़ास तौर से हॉस्पिटल के जो कोर लोग होते हैं, जिसका कोर बिजनेस चलता है, जो चलता है जिसकी वजह से हॉस्पिटल, वो होते हैं डॉक्टर, नर्सेज और टेक्नीशियन। अब कोरोना वायरस में अब हॉस्पिटल बनाना इतना आसान नहीं है। महीने 2 महीने में इंडिया वालों की इतनी दम नहीं है कि चाइना की तरह एक 10 दिन के अंदर एक हॉस्पिटल बना लें फटाफट। थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि मैं भी भारतीय हूँ। चाइना ने वाकई में ऐसे कर लिया, उन्होंने 10 दिन के अंदर वुहान के अंदर हॉस्पिटल खड़ा कर लिया। हम भारतवासी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, सोचने की बात है। तो जब हम बिल्डिंग नहीं बना पा रहे हैं तो अब डॉक्टर, नर्सेज को देखिए। अब जो डॉक्टर, नर्सेज कोरोना वायरस के पेशेंट को इलाज करते हैं वो खुद संक्रमित हो जाते हैं। अब देखिए 48 साल की सिस्टर जो नर्स है, मृत्यु होगी उसकी। क्या अब हमारा ये कर्तव्य नहीं है, सरकार को ये सोचना नहीं चाहिए कि डॉक्टर, नर्सेज जो हमारी एसेट है, रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसको भी बनाए रखें? नहीं तो होगा क्या, आने वाले दिनों में लोग डॉक्टर, नर्स नहीं बनना चाहेंगे। अब आप कहोगे ऐसा हो सकता है क्या? हिंदुस्तान में इतने सारे मेडिकल कॉलेज है, सीट नहीं मिलती है, डॉक्टर, नर्सेज नहीं बनेंगे? क्या बात करते हो डॉक्टर साहब आप? माय डियर, मैं ये नहीं कह रहा कि मेडिकल कॉलेजेस की सीटें खाली जाएंगी या नर्सिंग कॉलेजेस की सीट खाली जाएंगी। हमारे देश में इतनी गरीबी है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, तो मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज की सीट खाली नहीं जाएंगी। बट जिस तरह से स्थिति बन रही है, इस तरह से बहुत से लोग डॉक्टर, नर्सेज नहीं बनना चाहेंगे। अभी तक आप सहमत करेंगे वो लोग डॉक्टर बनते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्लास में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, नहीं तो एटलीस्ट 8वीं, 9वीं, 10वीं पायदान पे आते हैं। जो क्लास में 1 से 10वीं पायदान पे आते हैं, टॉप 10 होते हैं, वही लोग डॉक्टर बनने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट लोग ही डॉक्टर बनते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जिस तरह से चल रहा है कोरोना वायरस का एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, डॉक्टर, नर्सिस का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो इंटेलिजेंट लोग, क्रीम टॉपर्स जो क्लास में टॉप करते हैं, वो डॉक्टर, नर्सिस नहीं बनना चाहेंगे, वो किसी और फील्ड में चले जाएंगे। तो मेडिकल कॉलेजेस में, नर्सिस कॉलेज में सीट खाली नहीं जाएगी, बट वहाँ पर कौन लोग आएंगे? फिसड्डी लोग। अभी तक हिंदुस्तान में जो टॉपर होते हैं वो साइंस लेते हैं, जो मध्यम टाइप के होते हैं ना फेल होते हैं, बट अब बहुत अच्छे नंबर से पास भी नहीं होते। तो जो बीच के लोग होते हैं वो कॉमर्स लेते हैं, जो फिसड्डी टाइप होते हैं वो आर्ट्स लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि इंटेलिजेंट लोग डॉक्टर्स, नर्सेज बने, तो जो ऑलरेडी लोग डॉक्टर, नर्सेज बन चुके हैं, जो ऑलरेडी इंटेलिजेंट लोग डॉक्टर, नर्सेज बन चुके हैं, उनका ख्याल रखा जाए, उनसे ऐसी ड्यूटियाँ ना कराई जाए ज़बरदस्ती, ताकि वो घबरा जाए या उनकी मृत्यु हो जाए। सरकार ने बहुत सारी गाइडलाइंस तैयार की। शुरू में डॉक्टर्स को 5 स्टार हॉस्पिटल्स दिए, होटल्स दिए कि वहाँ वो रहेंगे। अभी बीते कुछ दिनों में सुनने में आ रहा है कि होटल्स वाली सुविधा हटा ली गई है। अब डॉक्टर्स ये तो नहीं कह रहे कि हमारी सैलरी बढ़ा दो, बट उनको सुविधाएं तो देनी चाहिए। अरे भाई, जो डॉक्टर कोरोना वायरस के पेशेंट से लड़के आएगा और डायरेक्टली घर में जाएगा, परिवार को संक्रमित करेगा कि नहीं कहीं? अब जैसे आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, कुछ डॉक्टर लोग, नर्सिंग लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमसे आप भले 7 दिन या 14 दिन काम करा लें,
ठीक है, हम कंटिन्यूस 14 दिन काम कर लेंगे। 14 दिन आप उनसे काम कराइए, ड्यूटी पे लगाइए। 14 दिन आप उनको किसी होटल में रखिए, अच्छे हॉस्टल में रखिए जहाँ पर साफ़ सुथरा वातावरण हो, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था हो, उनको डी स्ट्रेस करने का ऐसा सुविधा हो जहाँ पर वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी खेल सकें, थोड़ा टीवी देख सकें, थोड़ा अच्छे स्पिरिचुअल लोगों के साथ में आ सकें, ताकि वो जितना स्ट्रेस है, जो हमारे स्पिरिचुअल गुरु हैं इस समय, श्री श्री रविशंकर जैसे बहुत सारे लोग हैं इस समय, जो डॉक्टर्स नर्सिस को इतनी टेंशन वाली ड्यूटी करने के बाद जब वो 14 दिन क्वारंटाइन में रहें, उनको डी स्ट्रेस करें। 14 दिन काम कराएं, 14 दिन उनको किसी होटल या अच्छी जगह पे रखें, अच्छे हॉस्टल में रखें, हॉस्टल की सुविधाएं अच्छी करें, खाना पीना न्यूट्रिशियस दें, बैलेंस डाइट खाना खिलाएं, डिस्ट्रेस करें, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें, फिर उनको 7 दिन के लिए घर भेज दें। तो डॉक्टर नर्सिस की ड्यूटी ऐसे होनी चाहिए, 2 हफ्ता काम करें, 2 हफ्ता अपने आप को डिस्ट्रेस करें, क्वारंटाइन में रहें, ताकि अगर वो बीमार हों तो घर ना जाएं, अगर वो बीमार हों तो उनको ट्रीटमेंट करें, अगर वो 15 दिन ठीक ठाक निकल जाएं तो उनको फैमिली के साथ मिलने का अवसर दिया जाए। अरे भाई, अब कोरोना वायरस की लड़ाई को छोटी मोटी थोड़ी रह गई है। तो डॉक्टर नर्सिस का ख्याल रखा जाए। कुल मिला के कहने का मतलब ये था। अब जैसे कि ये 48 साल की नर्स चल बनी, अब आगे मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। अब अभी तक दिल्ली में 261 डेथ हो चुकी हैं कोविड-19 से, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसमें से जो 30 मृत्यु हुई हैं, हाईएस्ट कैजुअलिटी रिपोर्टेड इन ए सिंगल डे, वो कि संडे को हुई है, 24 मई को। तो जैसे कि इसमें लिखा है कि डेथ ऑडिट कमेटी बैठी थी और उन्होंने देखा, तो उसमें से उन्होंने 30 डेथ कोविड डेथ घोषित की। अब एक डॉक्टर जितेंद्र नाथ थे, पल्मोलॉजिस्ट थे, चेस्ट फिजिशियन थे, वो चल बसे, एम्स में काम करते थे, उनकी वाइफ भी डॉक्टर है। तो देखिए, अब डॉक्टर भी कोरोना वायरस के शिकार हो रहे हैं और उनकी मृत्यु हो रही है। अब ये भी कहा जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो कोरोना वायरस के साथ काम कर रहे हैं, कोविड वार्ड में लगे हैं, कोविड आईसीयू में लगे, उन्हीं की डेथ हो रही है। जो लोग डायरेक्टली कोरोना वायरस के संपर्क में नहीं आ रहे, पेशेंट के संपर्क में नहीं आ रहे, बस हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो वो भी कोरोना वायरस के शिकार हो रहे हैं। जैसे कि इसमें लिखा है, डॉक्टर राजीव सूद हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में काम करते हैं, तो वो भी क्योंकि हॉस्पिटल जाते हैं, इतनी सारी मीटिंग अटेंड करते हैं, डॉक्टर और नर्सिस के संपर्क में आते हैं, तो उनको भी कोरोना वायरस हो गया। तो कहने का मतलब कुल मिला के डॉक्टर नर्सिस जो हॉस्पिटल जा रहे हैं, कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। तो डॉक्टर नर्सिस का ख्याल रखा जाना चाहिए। गवर्नमेंट को एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी चाहिए, क्योंकि हर एक हॉस्पिटल की, हर एक स्टेट की अपनी पॉलिसी है। सेंट्रल गवर्नमेंट, हर्षवर्धन जी हेल्थ मिनिस्टर, बहुत सारी गाइडलाइंस, पॉलिसी वेबसाइट पर डाल दी हैं। अब कौन कितना उस पर अमल कर रहा है, इसको भी देखना चाहिए। और डॉक्टर नर्सिस की रोस्टरिंग कैसे होनी चाहिए, उनको कितना कोरोना वायरस से एक्सपोज होना चाहिए, कितना उनको क्वारंटाइन में रखना चाहिए, फिर कितना समय उनको फैमिली के साथ बिताना चाहिए, इसका भी एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। तो कुल मिला के दोस्तों, देश एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है और हमें अपने डॉक्टर नर्सिस का ख्याल रखना चाहिए। सरकार को एक गाइडलाइन के साथ आना चाहिए कि किसी डॉक्टर नर्स टेक्नीशियन को कितना घर से बाहर निकल के हॉस्पिटल में जाना चाहिए, कितना उसको कंपलसरीली क्वारंटाइन रखना चाहिए होटल या हॉस्टल में, और फिर कितना उसको फैमिली के साथ मिलने दिया जाना चाहिए। इसकी कोई रूपरेखा, गाइडलाइन होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो हमारी ये लंबी लड़ाई में हम कहीं असफल ना हो जाएं, इसका बहुत डर लग रहा है।